हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियोस जहाँ पर हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक या जो चैप्टर है वो है वेव मैकेनिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जितने भी रिलेटेड टर्म्स है वेव से, दोनों वेव साउंड और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट our revision. चलो तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि एक ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वेव क्या होता है। तो जनरली हमारा जो कई सारा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो एनर्जी के अराउंड घूमता रहता है। और एनर्जी का बहुत सारा डिस्कशन है। ऑब्वियसली एनर्जी एक वन ऑफ द मोस्ट फंडम लाइक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज में से एक है, जिसमें हमारे सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। तो हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना चाहते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। यूनिवर्स में ऐसा दो पॉइंट ले लेते हैं जहां पर हम एनर्जी, तो लेट से ए जो है वो अबंडेंट है वहां पे एनर्जी का, क्योंकि वहां पे एनर्जी किसी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है और उसको बी तक पहुंचाना है, बी तक या बी पॉइंट पे रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग सेंड कर सकते हैं, बट फंडामेंटल लेवल पे दो ही तरीके हैं ओवरऑल सेंड करने के। पहला तरीका है या तो कोई एनर्जी उठाकर यहाँ पर लेके जाए, ठीक है। तो कोई मैटर को लेके जाना पड़ेगा, तो मैटर मतलब किसी मैटर में एनर्जी को स्टोर करके फिर वो मैटर जो है वो ए से एनर्जी ले और बी पे पहुंचाए। एक तरीका तो वो हो गया जिसको हम पार्टिकल मोशन बोलते हैं। बट हम बिना किसी पार्टिकल के ट्रांसफर के, है ना, हम नहीं चाहते कि कोई भी मैटर जो है ए से बी की तरफ जाए, सिर्फ एनर्जी जाए। तो उसके लिए जो तरीका है वो हमारा कहलाता है वेव। तो वेव के थ्रू जब हम बोलते हैं कि ए से बी अगर वेव ट्रैवल कर रहा है, ए से बी में अगर कोई वेव ट्रैवल कर रही है, तो ये जो वेव है इसमें कोई भी मैटर मूव नहीं कर रहा है, इसमें कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ क्या मूव कर रहा है, एनर्जी। तो वेव मोशन या वेव जो है वो वन ऑफ द मेथड है टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट, है ना, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम या बल्क ऑफ मीडियम। ठीक है। तो वेव बेसिकली क्या है, एक तरीका है टू ट्रांसफर एनर्जी। नॉट ओनली दिस, अभी मैं एनर्जी के टर्म में बात कर रहा हूँ, बट जब वेव जो होता है वो एनर्जी के साथ मोमेंटम भी कैरी करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसीलिए जब वेव किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसके साथ फोर्स भी अप्लाई करता है, क्योंकि वो एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कैरी करता है। तो वेव का ओवरऑल डेफिनेशन क्या हो जाता है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस जो किसी एक पॉइंट पे क्रिएट किया जाता है। जैसे वन पे हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया और उस डिस्टरबेंस को आगे आगे ये जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपगेट करता है, ट्रैवल करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और अपने साथ क्या कैरी करता है, एनर्जी एंड मोमेंटम। और इस प्रोसेस में किसी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। तो ए और बी के बीच में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कोई भी मैटर ए से बी तक नहीं जाता है। इस तरह के प्रोसेस में इसको हम वेव मोशन बुलाते हैं, ठीक है। अब वेव कितने टाइप के हो सकते हैं, तो हमने ब्रॉड कैटेगरी में, हमने इसको अपने सिलेबस में दो कैटेगरी में ब्रेक किया है। एक मैकेनिकल वेव या जिसको हम इलास्टिक वेव भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं विच रिक्वायर्स, क्या हम बोल सकते हैं, रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट, मीडियम टू प्रोपगेट, ठीक है। तो जो जो वेव जिनको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपगेट करने के लिए या प्रोपगेशन के लिए, उसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जैसे साउंड वेव हो गया, स्ट्रिंग वेव हो गया, वाटर वेव हो गया, ये वाटर रिपल्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव के। क्योंकि इन सभी वेव को प्रोपगेट करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मीडियम के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के ऑसिलेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए स्पेस में जो है वो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। हम कई सारे स्पेस मूवी देखते हैं, साईफाई मूवी देखते हैं, जिसमें स्पेस में हमें दिखाते हैं कि साउंड ट्रैवल कर रहा है, कि कोई कैरेक्टर जो है वो दूर स्पेस में साउंड सुन के रिएक्ट कर रहा है। वो सब फॉल्स है, बिकॉज स्पेस में साउंड वेव या साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकता, बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव और स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। तो जिन वेव्स को
वेव मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोपोगेशन, उसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और उसके ऑपोजिट जिन वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर प्रोपोगेशन, उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। और इसका हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है ऑब्वियसली लाइट वेव। तो जो लाइट होती है या जो रेडिएशन होता है, जैसे जो सन और अर्थ के बीच में जो सनलाइट ट्रैवल कर रहा है, वो भी एक टाइप का वेव है, बट उसके प्रोपोगेशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सोच सकते हो, मे बी दिमाग में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ सकता है कि अगर इन वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती या बिना मीडियम के प्रोपोगेट करते हैं, तो फिर ये प्रोपोगेट करते कैसे हैं? ये सवाल भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हमारा लाइक काफी सारा जो नॉलेज है वो यूज होता है। इस आ, इस चीज का जो आंसर है वो आपको मिलता है एक चैप्टर में, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि 12th के फर्स्ट बुक का एंड वाला चैप्टर होता है। वहां आपको मैक्सवेल थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया है कि फिर लाइट अगर बिना मीडियम के प्रोपोगेट करती तो करती कैसे। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोपोगेट करते हैं विदाउट मीडियम। क्योंकि मैकेनिकल वेव का तो समझ में आ जाता है कि मॉलिक्यूल की हेल्प से वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो भी मैं आपको शो भी करूंगा। तो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल हो गया साउंड वेव, वाटर रिपेल्स, वेव ऑन अ स्ट्रेच वायर, स्ट्रिंग वेव जिसको बोलते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव का हो गया लाइट वेव, जो विजिबल लाइट है, या रेडियो वेव, या रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, या एक्सरे हो गया। ये सब एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के या नॉन मैकेनिकल वेव। तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल आपको मिलेगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको उसमें और डिटेल मिल जाएगा इनके बारे में। चलो नेक्स्ट, और दो कैटेगरी में हमने डिपेंडिंग ऑन, ये तो पार्टिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने वेव को कैटेगराइज किया था। अब हम पार्टिकल के ऑसिलेशन, तो मैकेनिकल वेव में हम दो कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव्स में दो कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उसमें मीडियम मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास दो टाइप के वेव्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये मान लो पॉइंट ए है जहां पे हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, जहां से वेव स्टार्ट करेगा, और ये बी है जहां तक हमें वेव पहुंचाना है। अब इन दोनों के बीच में एक मीडियम है, इंटरवीनिंग मीडियम है। उस मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, बहुत सारे होंगे, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ देम होंगे। मैं कुछ उनमें से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब वेव ए से बी की तरफ प्रोपेगेट करता है, तो मान लो ये वेव का रिप्रेजेंटेशन है, ये मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वेव का रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से ए से बी की तरफ वेव अगर प्रोपेगेट करता है, और अगर आपके मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहे थे, वेव के डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहे हैं, इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल जो है ऐसे, सारे मॉलिक्यूल इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, लाइक दिस। तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विच इज राइट नाउ राइट साइड, एंड मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन, अगर ये दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है, जैसे राइट नाउ अभी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग है, दोनों ही सेम लाइन के अलॉन्ग है, तो जो इस टाइप का वेव आता है उसको हम क्या बुलाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो इंटरमीडिएट मीडियम के पार्टिकल्स है वो दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग होते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे थे, सारे मॉलिक्यूल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव जो है ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव, जो हमारा ज्यादा फोकस भी रहेगा, बट आप स्प्रिंग, एक स्लिंकी नाम का स्प्रिंग आता है, तो उसमें भी आप वो ऑसिलेशन करा के देख सकते हो। ये दो एग्जाम्पल है हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव के। इन सभी टाइप ऑफ वेव में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, वहां पर वेव जो होता है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। इसमें कंप्रेशन फॉर्म होता है, रेयरफैक्शन फॉर्म होता है, और वो कंटिन्यूसली आगे क्या होता है, प्रोपगेट करते हैं। अब कंप्रेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं।
तो कंप्रेशन जो होता है वो आपके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, तो कुछ ऐसी जगह पर, तो ये आप जगह देखोगे, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। तो जहाँ पर मॉलिक्यूल जो होते हैं मोर डेंस होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉर्मल से मोर डेंस हो जाते हैं, मोर डेंस, ठीक है। तो उस वाले रीजन को जहाँ पे पार्टिकल मोर डेंस हो चुके हैं नॉर्मल कंडीशन से, इसको हम लोग कंप्रेशन वाला रीजन बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मोर डेंस हो गए हैं तो रेगुलर से यहाँ पर मोर प्रेशर भी क्रिएट होता है, तो मोर प्रेशर रीजन भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्लोज होने की वजह से मोर प्रेशर भी क्रिएट होता है, तो मोर डेंस आप बोल सकते हो कि कंप्रेशन इज अ रीजन हैविंग मोर डेंस, मोर डेंसिटी एंड मोर प्रेशर। वहीं पर रेयरफैक्शन एक ऐसा रीजन होता है जहां पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं ऑसिलेशन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसको हम बोलेंगे एक ऐसा रीजन हैविंग लेस डेंसिटी। तो रेयरफैक्शन एक ऐसा रीजन है जहां पर लेस डेंसिटी होता है, विच लीड्स टू ऑब्वियसली लेस प्रेशर ऑल्सो। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कंप्रेशन इज अ रीजन हैविंग हायर डेंसिटी एंड हायर प्रेशर, रेयरफैक्शन इज अ रीजन हैविंग लोअर डेंसिटी लोअर प्रेशर, ठीक है। और इन्हीं दोनों के फॉर्मेशन, कंटिन्यूस फॉर्मेशन की वजह से आपका जो वेव है वो आगे प्रोपगेट करते हैं। इसका मैं अगर आपको शो करूं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए, तो इस तरह से आप मान सकते हो हमारे पास एक स्प्रिंग ले लिया है। अब अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ पे ऑसिलेट कराता हूँ, ठीक है, तो यहाँ स्प्रिंग को ऑसिलेट कराता हूँ, तो आप देखना कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं कि लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना, उससे पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से वेव्स क्रिएट करूँ, तो आप कंटिन्यूस देखना, कई सारे ऐसे रीजन है इसमें। मैं आपको स्टॉप करके भी दिखाता हूँ बीच में, तो हमारे पास स्टॉप का ऑप्शन होना चाहिए इसमें। अ, चलो एक बार और क्रिएट करते हैं इसको। तो इस स्प्रिंग को अगर मैं लेफ्ट एंड राइट ऐसे ऑसिलेट करता हूँ, और आप वेव को प्रोपोगेट कर होते हुए क्लियरली देख सकते हो, यू कैन फील कि देर इज समथिंग मूविंग अलोंग द स्प्रिंग, बट वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल सिर्फ ऑसिलेट कर रहे। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो आपको ये दिखेगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें कई सारी ऐसी जगह है, कई सारी आपको दिखेगा, ये देखो ये जो रीजन है, आपको लग रहा है ना यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज आ गए, तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन। और उसी के साइड में देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर चले गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। उसके साइड में फिर देखो मॉलिक्यूल साथ में क्लोज है आपस में, तो ये फिर से कंप्रेशन। और यहाँ पर कंपेरेटिवली मॉलिक्यूल दूर है, तो ये इस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हो। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का ऑसिलेशन तो है, जो इसमें आप नोटिस करोगे आप कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स आप देखोगे, मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करोगे, तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेफ्ट और राइट ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे से, और आपका वेव भी इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है ऐसे, तो ये वेव का प्रोपगेशन है और ये मॉलिक्यूल्स का, तो दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है, तो इसलिए ये जो वेव कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के फॉर्मेशन में ट्रैवल कर रहा है। तो जहां पे भी डेंसिटी कम दिख रहा है मतलब ये रेयर फैक्शन वाला एरिया है, जहां पे थोड़ा सा मॉलिक्यूल ज्यादा डेंस दिख रहा है तो वो कंप्रेशन वाला एरिया है। तो इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। कंप्रेशन वो रीजन है जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, और रेयरफैक्शन वो रीजन है जहां पे डेंसिटी कम होती है या मिनिमम होती है, ठीक है। देर आर ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव only because pressure can be applied in all three mediums, okay। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्योंकि प्रेशर भी ऑसिलेट करता है, तो इसको हम प्रेशर वेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम से प्रोपगेट करता है जैसे कि साउंड वेव, तो उस मीडियम में जो प्रेशर है वो भी ऑसिलेट करता है, तो इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव भी बोल सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव कैसा अलग है, तो इसमें क्या होता है कि ये रहा एक पॉइंट ए, यहाँ हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे ये पॉइंट बी, और इसके बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल। अब इन मॉलिक्यूल के रिपीटेड ऑसिलेशन की वजह से आपका जो वेव है वो ए से बी प्रोपेगेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वेव ए से बी की तरफ जा रहा है, अगर वेव ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जो है वो अप एंड डाउन ऑसिलेशन करते हैं, अप एंड डाउन इस तरह से ऑसिलेशन करते हैं, राइट, लाइक लाइक दिस, अप एंड डाउन ऑसिलेशन। तो मॉलिक्यूल इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है। तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और जो मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन का लाइन है वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली नहीं, जस्ट परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम रखा ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स का मतलब ही काइंड ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपके वेव का डायरेक्शन और मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे आज शो किया है, तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और इसका एग्जांपल देखने के लिए आप चाहो तो इस सेम स्प्रिंग का यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इस स्प्रिंग को राइट एंड लेफ्ट ना करके अगर मैं इसको अप एंड डाउन शिफ्ट करूं, तो अब जो ये वेव बन रहा है, ये आप देखोगे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो वेव है ये आपका ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा, क्योंकि आप इसमें नोटिस करोगे कि जो मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है, तो आप देखोगे मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल देखो पहले यहाँ पे, अब ऊपर जा चुका है, थोड़ी देर बाद ये मॉलिक्यूल नीचे भी आएगा। देखना ये ऐसे से कर रहा है, मॉलिक्यूल ऐसे से हो रहा है, और वेव आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव। आप इसको इस यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। uh, जैसे full screen exit, it just 2 मिनट तो ठीक कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन एग्जिट, चलो हम लोग अभी के लिए आगे बढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा वेव देखकर। मेरे पास बस एक और एग्जांपल था वहां पर शो करने के लिए, बट ओवरऑल आपको आइडिया लग गया कि अगर आपके मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपगेशन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और इस केस में आपने अगर डायग्राम में नोटिस किया होगा कि इस केस में जो वेव होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इसमें जो वेव है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में नहीं, इसमें जो वेव है वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो जो ऊपर वाला हाफ ये डोम होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला हाफ डोम होता है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो इस केस में जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोपगेट करता है। जो डिस्टरबेंस होता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म होते हैं। During this wave propagation, medium is subjected to shearing stress, and shearing stress can produce on rigid bodies. ठीक है, तो ये जो वेव्स है जब ये प्रोपोगेट करते हैं किसी मीडियम से, तो किसी मीडियम को स्ट्रेच करते हैं, एक्चुअली उसको डिफॉर्म करते हैं। उस डिफॉर्मेशन की वजह से इसमें शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो जनरेट होता है जब भी कोई ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम से पास करता है, जैसे स्ट्रिंग के ऊपर, तो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रेच होती है, तो उसमें शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कई बार इनको शेयर वेव भी बोल दिया जाता है, एस वेव समटाइम वर्ड यूज करते हैं शेयर वेव ट्रांसवर्स वेव के लिए।
बट मोस्टली हमारे सिलेबस में हम इसको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल से ही रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। चलो हम बात करेंगे अब मैथमेटिकल इक्वेशन की कि इस तरह के वेव, चाहे वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, कैसे हम इन वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से जैसे डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज आवर वेव। अभी हम लोग आई नो कि ट्रांसवर्स वेव के लिए अभी एग्जांपल ले रहे हैं, बट इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी। तो इक्वेशन ऑफ अ वेव जो आपने पढ़ रखा होगा, तो वो किसके बराबर होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये आपकी इन जनरल इक्वेशन है किसी भी ट्रांसवर्स वेव के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इन जनरल दिखता है। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी इक्वेशन देखेंगे आगे। तो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें हमें सारे टर्म्स को अच्छे से समझना है, तो मैं वापस लिख देता हूँ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, या आप चाहो तो फाइव नॉट भी लिख सकते हो लाइक। ठीक है, अब इसमें ये वेव की इक्वेशन याद तो सबको रहती है। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट इसको याद करके रखता है, सॉल्व कर सकता है, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस इक्वेशन को समझना, ताकि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो। इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को समझ लें। तो जैसे कि y क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, क्योंकि y रट लिया है सब में। ठीक है, तो y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं ना मीडियम के जो ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो y जो होता है वो आपके जो मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे हैं मीडियम के, उनका डिस्प्लेसमेंट बताता है मीन पोजीशन से। तो राइट नाउ आप देखोगे, आप कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल सेलेक्ट करो, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मॉलिक्यूल का मीन पोजीशन जो है, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने सेलेक्ट किया, ये इसका मीन पोजीशन है जिसके अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है, अप एंड डाउन इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा होगा। तो ये इसका मीन पोजीशन है। इसको चाहो तो थोड़ा सा हम इलैबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का मीन पोजीशन ये है। ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन। आई थिंक ऊपर देखो, पहले मैं मीन पोजीशन बना लेता हूँ, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट बना दिया, दिस इज वाई। ठीक है, अब इसमें तो ये आपका मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जो है, ये ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन इस तरह से। तो ये इसका क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया। ये वाला जो पॉइंट है वो आपका मीन पोजीशन हो गया। और मॉलिक्यूल राइट नाउ आप देखोगे मीन पोजीशन से स्लाइट ऊपर की तरफ है राइट नाउ, जब वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई कहलाते हैं इक्वेशन में। ठीक है, तो ये वाई आपका, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। दूसरा, इसमें अगर हम आगे आगे वाले टर्म को कंटिन्यू करें, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, इसके बारे में भी अभी, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ये बताता है कि पार्टिकल मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है। ठीक है, कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं तो जाके वो रुक जाता होगा, फिर नीचे आता होगा, तो मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है। ओमेगा जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताता है। ये बेसिकली बताता है कि आपके पार्टिकल्स जो हैं वो कितनी बार ऑसिलेट हो रहे हैं एक सेकेंड के अंदर। के जो कि हमारा एंगुलर वेव नंबर है, चलो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट अभी अलग से बता देता हूँ। बाकी ये जो एक्स है, टी तो टाइम है, हाँ टी तो टाइम है, टी तो टाइम है किसी भी टाइम टी पे। तो राइट नाउ यहाँ पे टाइम टी हो रहा होगा, इस मोमेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट वाई है। एक्स क्या है, ठीक है, ये काफी कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, व्हाट इज एक्स। आई नो कि एक्स डिस्टेंस है, एक्स की वैल्यू कुछ होगी, बट एक्स है क्या, तो एक्स जो होता है वो आपके सोर्स से डिस्टेंस होता है। मतलब ये आपका सोर्स है जहां डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, यहां से पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है वो कितनी दूर है, जिसका हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, वो एक्स है। ठीक है, तो एक्स क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स।
जहां से आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट होके शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वो एक्स होता है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू पुट करोगे तो आप अलग अलग एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो इस पार्टिकल के लिए एक्स अलग है, इस पार्टिकल के लिए एक्स अलग है, इस पार्टिकल के लिए एक्स अलग है। हर पार्टिकल के लिए जिसके लिए आपको सॉल्व करना है उसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी, ठीक है। अब ये इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तब जब आपका वेव पॉजिटिव एक्स में अगर चल रहा है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर यही वेव नेगेटिव एक्स में ट्रैवल करे तो हमारी इक्वेशन जो हो जाती है, हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। तो अगर एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो ओमेगा टी क्या बन जाएगा, ओमेगा टी प्लस टी एक्स बन जाएगा यहाँ पर। और इसलिए इक्वेशन बन जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। तो अगर आपका पॉजिटिव एक्स में चल रहा है तो यहाँ पे माइनस आता है, और अगर नेगेटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे प्लस आता है। याद रखने का सिंपल तरीका है, अगर ओमेगा और के का दोनों का साइन ऑपोजिट है, जैसे यहाँ पर ओमेगा का साइन पॉजिटिव है, के का नेगेटिव है, तो आपकी वेव पॉजिटिव एक्स में चल रही है। अगर दोनों का साइन सेम है जैसे यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब आपकी वेव नेगेटिव एक्स में चल रही है, ठीक है। तो सभी टर्म्स को अच्छे से समझो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाई रट के रटा हुआ है और यही नहीं पता वाई क्या होता है या एक्स क्या होता है, ठीक है। अब जो बेसिक टर्म्स अगर हम इसमें रिपीट करें तो एम्पलीट्यूड क्या बताता है, मैक्सिमम पार्टिकल कितनी दूर जा सकता है, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड होगा वेव का, जो आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो ये हमारी वेव का स्नैपशॉट है, इसको हम स्नैप बोलते हैं। वेव का ये स्नैप हो गया या स्नैपशॉट हो गया। तो ये वेव को हमने फोटो खींचा है, तो वेव जब प्रोपोगेट कर रही थी तो फोटो खींचा तो ऐसा दिखेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर ये जो वाला टर्म है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। टाइम पीरियड जो होता है वो आपको क्या बताता है कि वेव कितना ऑसिलेशन, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि टाइम पीरियड जो है वो आपको बताता है टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो आपका जो सोर्स है या जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है वो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, या सॉरी एक सेकेंड में नहीं, आप कह लो कि कितना टाइम लग रहा है उसको एक सिंगल ऑसिलेशन करने में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। यही टाइम पीरियड ऑफ द वेव भी हो जाता है और यही टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी हो जाते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, जो उसका ऑपोजिट होगा। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली उल्टा बताता है। तो फ्रीक्वेंसी टाइम नहीं बताता, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो 1/t, और चाहो तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं 2 पाई एफ इफ रिक्वायर्ड। तो ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है, या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 पाई/t, यू कैन ऑल्सो राइट 2 पाई/t, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में पॉइंट याद रखेंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया 2 पाई टाइम्स ऑफ एफ। अब आते हैं वेवलेंथ, अनदर टर्म जो एसोसिएटेड होता है। तो वेवलेंथ जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव, तो आपका वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बट ये तो बताना पड़ेगा ना कितने टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो टाइम पता होना चाहिए कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम बोलेंगे इन वन टाइम पीरियड, ठीक है, वन टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड। जब आपका डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जब ये सोर्स है, जब ये एक ऑसिलेशन कर रहा है, तो वेव कितना आगे ट्रैवल कर लेता है डिस्टेंस, उसको हम वेवलेंथ बुलाते हैं। और ये वेवलेंथ जो होगा वो आप निकाल सकते हो स्पीड इंटू टाइम करके। तो स्पीड v मान लेते हैं वेव का, टाइम t मान लेते हैं, और t को चाहो तो हम 1/f भी लिख सकते हैं, तो ऐसी इक्वेशन भी आ जाएगी। और जो सबसे फेमस इक्वेशन है, या कह लो जो ज्यादा लोग याद रखते हैं, वो ये वाली, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इक्वल टू क्या होता है, v बाय लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट, इवन रे ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर में भी इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी वेव की, नॉट ओनली ट्रांसवर्स बट ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी ट्रू है, किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिफाइन करने का और ऐसा तरीका है, आप बोल सकते हो कि वेवलेंथ जो होता है वो एक सिंगल वेव की लेंथ होती है। यहां तक है ना, सिंगल वेव,
इसके आगे तो वेव जस्ट रिपीट होती जा रही है। तो एक सिंगल वेव की जो लेंथ है, सिंगल वेव की जो लेंथ है उसको हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। या आप ये बोल सकते हो क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक की दूरी, ये भी वेवलेंथ है। या आप बोल सकते हो ट्रफ से लेकर ट्रफ तक की दूरी, कॉन्जिक्यूटिव जो ट्रफ होते हैं। तो इस तरह से कई सारे वर्ड्स में इसको याद रखा जा सकता है जो आपका वेवलेंथ है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, ये सब भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब वेवलेंथ। यहाँ पर हमने, अब नेक्स्ट आता है वेव स्पीड। ठीक है, तो वेव स्पीड बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका जो डिस्टर्बेंस है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब ये जो वेव स्पीड होता है वो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास लैम्डा इक्वल टू क्या आता है, वेव स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन राइट कि वेव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वेव की जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आपकी वेव स्पीड आती है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स रहता है, तो फिर वेवलेंथ की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। तो यहाँ पे जो वेव स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो मीडियम पे करता है। तो मीडियम पता होना चाहिए। बट ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो जो 2 पाई एफ है वो तो ओमेगा बन गया आपका। अगर इसको नीचे ले आता हूं तो 2 पाई बाय लैम्डा, और 2 पाई बाय लैम्डा को हमने अब एक नया नाम दे दिया है जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, ओमेगा बाई के। ठीक है, तो वेव, एंगुलर वेव नंबर, यहाँ पे जो कैपिटल के है वो एंगुलर वेव नंबर है, वो एंगुलर वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर विच हैज अ वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा जो है वो वेव नंबर का फॉर्मूला है। तो आप वेव स्पीड इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओमेगा बाई के से। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिख रहे हैं कि जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि रिफ्रैक्शन के केस में, लाइट के केस में होता है, तो कोई भी वेव, साउंड वेव हो, स्विंग वेव हो, कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो तीनों में से, ये जो तीनों क्वांटिटी है, वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी, इनमें से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती। जो फ्रीक्वेंसी होती है डज नॉट चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक ऐसी क्वांटिटी है जो सोर्स पे डिपेंड करता है। तो जब तक सोर्स सेम है आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बट आपका स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। बिकॉज क्यों चेंज होता है, क्योंकि स्पीड इज समथिंग डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। और स्पीड चेंज होता है तो और क्या चेंज होता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज होते हैं जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, बट फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे ट्रांसवर्स वेव के लिए। हमने यहाँ पे वेव ले लिया है, ये ट्रांसवर्स वेव मान लेते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। और इस वेव में हमें निकालना है कि इसकी जो वेव वेलोसिटी है, एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, वेव वेलोसिटी वी, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो कोई भी पार्टिकल अगर आप ढूंढोगे इसमें, ये रहा पार्टिकल, जैसे ये वाला पार्टिकल ले लो, राइट नाउ वो ऊपर जा रहा होगा किसी ना किसी वेलोसिटी वीपी से। हमें इन दोनों में एक रिलेशन याद रखना होता है, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। हम बोलेंगे जो पार्टिकल्स वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपने इक्वेशन देखा होगा। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स जो है वो स्लोप है बेसिकली, तो माइनस बी इंटू स्लोप ऑफ स्नैपशॉट, स्लोप ऑफ कर्व जो हमें स्नैपशॉट में दिख रहे हैं, स्नैपशॉट।
इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। तो किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो नेगेटिव v टाइम्स विच इज वेव स्पीड dy बाई डी एक्स होता है, और dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो ये हमारा x और y का ग्राफ है, अगर अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तब मैं निकाल सकता हूँ किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन जो है। जैसे अगर कोई रैंडम पार्टिकल ये सेलेक्ट किया और मैं पूछूं कि बताओ इसका वेलोसिटी राइट नाउ इस मोमेंट पे कितना होगा या किस डायरेक्शन में होगा, इंपॉर्टेंटली किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको क्या करना है, पहले आप देखो कि वेव स्पीड, तो वेव स्पीड आपकी पॉजिटिव है क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है। हमें बस निकालना है स्लोप का क्या कहानी, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इस पॉइंट पर अगर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर अगर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, ये टैंजेंट देख के आप बता सकते हो कि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि आपका स्लोप भी पॉजिटिव आ गया इस केस में। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पार्टिकल की स्पीड जो आएगी क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों, माइनस साइन की वजह से। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो फाइनल आंसर नेगेटिव। इसका मतलब ये राइट नाउ पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह से तुम हर पार्टिकल को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसी भी स्नैपशॉट में, जो वेव का स्नैपशॉट होता है, उसमें वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, वेव वेलोसिटी और स्लोप के बीच में जो फॉर्मूला आता है, इससे आप फिगर आउट कर सकते हो। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, पार्टिकल वेलोसिटी इज प्लस माइनस v टाइम्स स्लोप। यहीं से हम लोग एक इक्वेशन और डिराइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, प्रोग्रेसिव वेव। ये जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v² इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये कहा जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके प्रोग्रेसिव वेव की। तो अगर कोई भी वेव का फंक्शन इस इक्वेशन को या डबल डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। अगर कोई इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसको वेव या प्रोग्रेसिव वेव नहीं बोल सकते, मतलब वो वेव डाई आउट कर जाएगी। तो कोई भी प्रोग्रेसिव वेव जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, और आप चेक करने के लिए यूज कर सकते हो कि क्या ये वेव प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हम जनरली वेव का एक बेसिक फॉर्मेट होता है, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। कोई भी फंक्शन अगर इस तरह से अपीयर होता है, आपका वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से ए एक्स प्लस माइनस बी टी, यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, तो जनरली वेव का इंडिकेटर होता है कि वो वेव की इक्वेशन है। बट हमें ये भी श्योर करना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी श्योर करना होता है कि सारी वैल्यू के लिए एक्स और टी, सारी वैल्यू के लिए ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इसकी कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तब जाके ये जो इक्वेशन है वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो अगर वेव ले लेते हैं, जैसे एक वेव ले लिया कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ए 2 - 3t² और दूसरा इस तरह से लिख लिया a0 e⁻ जैसा भी मन करे। ये दो इक्वेशन है, या थोड़ा और तो पूरा कर देते हैं, 2x - 3t उस पे। अब इन दोनों में आपको पूछा जाए कि कौन सा वेव है कौन सा नहीं है, तब तो इसी इक्वेशन से पता चलेगा कि ये दोनों ही 2x ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में है, दोनों की वैल्यू फाइनाइट होगी। बट यहाँ पर ये वाला जो वेव है वो सेटिस्फाई नहीं करता आपके जनरल इक्वेशन को, जो जनरल इक्वेशन हमने लिखा था, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होना चाहिए v² टाइम्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी।
बट ये वाली इक्वेशन डेफिनेटली सभी ऑल वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर देगा, तो ये जो है वो क्या हो गया, वेव इक्वेशन। चलो अब हम साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। तो साउंड वेव को हमने तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक इंफ्रासोनिक, एक ऑडिबल वेव एंड अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक उसे बोलते हैं जैसे हमारा ऑडिबल जो रेंज होता है, ठीक है, ऑडिबल रेंज होता है हमारी फ्रीक्वेंसी का जिसमें हम साउंड सुन सकते हैं, दैट इज 20 to 20 kHz। दिस इज द रेंज ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज ऑफ साउंड वेव, जिसमें एक कोई भी ह्यूमन पर्सन जिस फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 20 से कम है तो उसको हम इंफ्रासोनिक बोलेंगे, और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 20 से ज़्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और अगर 20 और 20,000 के बीच में, तो आप बोल सकते हो कि ये ह्यूमन रेंज के अंदर है या ऑडिबल वेव्स हैं जो कोई ह्यूमन सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। अब साउंड वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो टाइप का वेव रिप्रेजेंट यूज करते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट वेव और एक प्रेशर वेव। तो डिस्प्लेसमेंट वेव कुछ इस तरह से लिखा जाता है, y इक्वल टू, और y नहीं क्योंकि यहाँ पर पोस्ट, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो अलॉन्ग एक्स ही है, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन हो गया। इसमें सारी चीजें जो है वो सेम है जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन के लिए था। दूसरा तरीका साउंड वेव को रिप्रेजेंट करने का है, वो है प्रेशर वेव के टर्म में, क्योंकि हमें पता है कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करते हैं तो मीडियम का प्रेशर जो होता है वो चेंज होता है, तो प्रेशर वेव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका इक्वेशन आता है डेल्टा पी नॉट साइन, साइन से अच्छा है कॉस लगा देना। इस तरह से प्रेशर वेव को लिखा जा सकता है। आप नोटिस करोगे दोनों ही वेव में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ये पॉइंट भी रखना है कि 90 का फेज होता है दोनों में। 90 का फेज का मतलब है कि जब एक वेव मैक्सिमम पे होगा उसी सेम टाइम पर दूसरे वेव की वजह से मिनिमा पे होगा, या आप कह लो यहाँ पे कह सकते हो कि जहां पर आगे चल के डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बनेगा वहां पर प्रेशर वेव का एंटी नोड बनता है। तो दोनों में आपको याद रखना है कि दोनों वेव में 90 का फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव 90, तो इस तरह से कुछ अपीयर होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेव का ग्राफ ऐसे प्लॉट किया जाता है तो प्रेशर वेव जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। जहां पर डिस्प्लेसमेंट का, अब देखोगे मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर, वहां पर प्रेशर वेव का मिनिमम है, यहाँ मिनिमम और यहाँ मिनिमम। और मिनिमम से वैल्यू मेरा मतलब क्या है,
सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर मिनिमम प्रेशर हो। मिनिमम प्रेशर का मतलब जीरो, जो डेल्टा पी है वो जीरो आएगा। वहीं पे उल्टा देखोगे, जहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है, सॉरी प्रेशर मिनिमम है, या आप कह लो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, वहाँ पर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है। प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है। नहीं, अब आगे हमने रिफ्लेक्शन और स्टैंडिंग वेव का डिस्कशन किया है, जो कि हमने ऑलरेडी आगे वाले लेक्चर्स में हम करेंगे, जिसमें हम स्टेशनरी वेव डिस्कस करेंगे। तभी के लिए पॉइंट नहीं पढ़कर हम उस टाइम पे बढ़ते हैं। अभी याद रखना है कि दोनों के बीच में 90 का फेज डिफरेंस रहता है। ओके, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो अब वेव की स्पीड रिवाइज करते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अगर वेव प्रोपगेट कराना है तो उस स्ट्रिंग पे टेंशन होना जरूरी है, तो उस स्ट्रिंग पे टेंशन टी होना जरूरी है। और उस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको लीनियर मास क्या बोला जाता है, डेंसिटी भी बोला जाता है। तो ये दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो किसी भी वेव की जो स्पीड हो जाएगी किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर, ये स्ट्रिंग के ऊपर स्पीड हो जाएगा टी बाय म्यू, या और इलाबरेट करके लिख देंगे अंडर रूट टी बाय म्यू। ये आपका स्टेशन ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है ऑन स्ट्रिंग। चाहे तो इसको इलाबरेट करके हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट टी बाय रो इंटू ए, ये आप ऐसे लिख सकते हो टी बाय रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से तीनों फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा सा एडजस्ट किया है इसमें। अब इसके सारे टर्म्स जान लेते हैं। यहाँ पर जो रो है या जो म्यू है, इट्स कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। जो रो है वो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रिंग में टेंशन टी, और चाहे तो एरिया को इलेबोरेट करके हम लोग पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। स्पीड ऑफ अ स्ट्रिंग वेव या ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि ये जो आंसर आया है वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आया है। तो ये जो भी स्पीड आता है वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग वेव आता है। तो अगर वेव खुद किसी स्पीड से प्रोपोगेट कर रहा है तो उसकी स्पीड में वो जो मीडियम की स्पीड जो है वो भी ऐड कर लिया जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू, आप बोल लो मीडियम है तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हो रिलेटेड टू स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। मौसी, 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 बताइए। सेकेंड, स्पीड ऑफ
लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमारे पास अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। साउंड जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो सॉलिड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट यंग्स मॉडुलस, v इज इक्वल टू अंडर रूट यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। यंग्स मॉडुलस जो है वो y से रिप्रेजेंट किया है, जो रो जो है वो उस मीडियम की डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी है। तो अगर आप स्टील में साउंड निकाल रहे हो तो स्टील का यहाँ पर यंग्स मॉडुलस आएगा और यहाँ पर स्टील की क्या आएगी, डेंसिटी। अगर यही लिक्विड या गैस में हम सॉल्व करें तो यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव क्या आएगा, ये यंग्स मॉडुलस रिप्लेस हो जाएगा किससे, बल्क मॉडुलस से। ठीक है, तो अगर हम लोग लिक्विड और गैस दोनों के लिए सेम आते हैं, लिक्विड और गैस दोनों के लिए बल्क मॉडुलस बाय रो। ठीक है, इसको याद रखो। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी के लिए यंग्स मॉडुलस यूज होता है और आपका बल्क मॉडुलस होता है यूज फॉर लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब क्योंकि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में अगर कंपैरिजन करें तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज मच मच ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, इज मच ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से स्पीड जो होती है वो सॉलिड की, जो स्पीड जो होती है सॉलिड, स्पीड इन सॉलिड मीडियम ग्रेटर आती है स्पीड इन लिक्विड और ग्रेटर आती है उससे स्पीड इन गैसेस। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है साउंड की वो किसमें होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। फॉर एग्जाम्पल आयरन में जो साउंड की स्पीड होती है अराउंड 5000 मीटर पर सेकेंड के आसपास, वाटर में अराउंड होता है 1500 के आसपास, और एयर में हमें अप्रोक्सीमेटली 330 के आसपास, देख सकते हो 1/5 के आसपास हो जाता है आपकी स्पीड। तो सबसे फास्ट वो सॉलिड में ट्रैवल करता है, फिर लिक्विड में एंड फिर गैसेस में। हमारा मेजॉरिटी ऑफ फोकस तो गैसेस मीडियम के लिए रहेगा, बट फ्यू क्वेश्चन सॉलिड और लिक्विड के लिए भी आते हैं। अब सॉलिड और लिक्विड के लिए जो यंग्स मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। किसी वाटर का बल्क मॉडुलस आप सर्च करोगे इतना आएगा, वैसे सॉलिड के लिए बल्क मॉडुलस सॉरी यंग्स मॉडुलस जो है फिक्स होते हैं। बट फॉर गैसेस जो बल्क मॉडुलस होता है वो फिक्स नहीं होता, स्पेशली फॉर आइडियल गैसेस। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इस सब की कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए गैसेस में इस फॉर्मूला को और इलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस मीडियम में जो बल्क मॉडुलस है वो फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। तो फॉर गैसेस मीडियम हम क्या इलेबोरेट आगे कर सकते हैं, तो हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो आता है -dp विच इज द एक्सेस प्रेशर जो सिस्टम पे लग रहा है उस टाइप पर, अपॉन dv बाय v, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बल्क मॉडुलस। और दो अलग अलग प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस अलग अलग आता है, वैसे सबके लिए अलग अलग आता है, बट दो जो फेमस प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम कंसीडर करते हैं गैस में साउंड के प्रोपगेशन के टाइम पे, तो ये आता है ओनली इक्वल टू प्रेशर के बराबर P। तो न्यूमेरिकली बल्क मॉडुलस और प्रेशर सेम होते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस में। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लिया तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आता है गामा पी, जहाँ पे जो गामा है वो आपके एडियाबैटिक कांस्टेंट कहलाता है, और ये आप बोल सकते हो मोलर हीट कैपेसिटीज का, ये मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का क्या होता है, रेशियो होता है। तो जो अलग अलग टाइप्स ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, उनके एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। तो मोनोटॉमिक के लिए अलग आएगा, डायटोमिक के लिए अलग आएगा, उस तरह से। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। आइसोथर्मल के केस में बल्क मॉडुलस पी आता है सॉल्व करके इक्वेशन, और आइडियाबैटिक के केस में क्या आता है, गामा पी आता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी जो साउंड की स्पीड हो जाती है गैसियस मीडियम में, वो इलाबरेट करके या तो हम पी लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं, गामा पी लिख सकते हैं। अब न्यूटन का ये कहना था, ठीक है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, न्यूटन ने बोला था कि जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है या जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फॉर्मेशन जो होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से उनका जो फॉर्मूला बन के आया था
अंडर रूट पी बाय रो होगा, क्योंकि उनके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर के बराबर। बट जब इससे कैलकुलेट किया गया वैल्यू तो क्या हो गया, इसका आंसर जो है वो अराउंड 280 के आसपास है वैल्यू पुट करने का, मतलब 300 के आसपास आया, 280 टू 300 के बीच में। बट हमें रियल प्रैक्टिकल वैल्यू से ये कम आ रहा था, क्योंकि हमें पता था कि एयर में जो होता है वो 330 होता है। इससे ये जो फॉर्मूला था इसमें कुछ गड़बड़ थी, तो उसको लाप्लास ने करेक्ट किया, जिसको हम लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। उन्होंने क्या एडवाइस किया कि, या सजेस्ट किया कि हमारा जो साउंड का प्रोपेगेशन है वो आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए। और अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन जो हमारा बल्क मॉडुलस होगा गैस का वो गामा पी होगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रो, गामा पी बाय रो। ठीक है, अब यहां से सॉल्व किया गया एयर के लिए, तो ये वैल्यू जो है अराउंड 332 के आसपास आई, जो कि बहुत क्लोज था हमारे रियल वैल्यू को। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एक्चुअली जो रियल लाइफ में जो साउंड का प्रोपगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, जैसा कि लैप्लास ने करेक्ट किया था। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला एक्सेप्टेड तो यही है, हम फॉर्मूला यही यूज करने वाले। ठीक है, गामा पी बारे। अगर हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं तो इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं। तो हमारे साउंड की स्पीड जो है वो गामा पी बाय रो हो गया। अब हम आइडियल गैस के लिए बात करें तो ये तो गैसेस के लिए हो गया। फॉर आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस कंसीडर करें, जो कि हमारा सिलेबस भी इसी पे ऊपर रहते हैं, तो फॉर आइडियल गैस हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास, आपने केटीजी या थर्मो में ये पढ़ा होगा या पढ़ लोगे। डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस जो होता है वो आता है पी एम नॉट डिवाइडेड बाय आर टी, इस तरह से, एम नॉट बाय आर टी। इसको हम अगर यूज करें तो यहां से देखोगे पी बाय रो का जो रेशियो है, प्रेशर बाय डेंसिटी का जो रेशियो है, ये कितना आ जाएगा, आर टी बाय एम नॉट, या आर टी बाय एम नॉट आ जाएगा। और आर टी बाय एम नॉट आया और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एम नॉट। एंड दिस बिकम्स फॉर्मूला फॉर अ साउंड वेव या साउंड इन अ आइडियल गैस। और आप यहाँ से देख सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो किसी आइडियल गैस में दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, या कह लो ओवरऑल तीन चीजों पर। एक तो गामा पर डिपेंड कर रहा है, विच इनडायरेक्टली या डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा टेम्परेचर, और मोर एक्यूरेटली अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ टेम्परेचर नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब एक टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट स्केल पर है, जैसे कि कैल्विन स्केल। तो कैल्विन स्केल वन ऑफ द एग्जांपल है एब्सोल्यूट स्केल का। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैल्विन में आना चाहिए, इसीलिए तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलने का मतलब ही इन कैल्विन। एंड तीसरा ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, जैसा कि आप केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हो, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हो या मोलर मास बोलते हो, इस तरह से अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आते हैं। इन सभी की में वेरिएशन किए जा सकते हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि मोलर मास जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो केमिस्ट्री में दो तीन तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर पता है, या एक उसको अगर Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये एम नॉट मिल जाता है, क्योंकि एम नॉट का मतलब है मास ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस, और वन मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, जिसको हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इस पर वेरिएशन चेक कर लेते हैं, क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, कैसे कैसे वेरी कर सकता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस फॉर्मूले में, तो हमारा फॉर्मूला है बी इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा पहला टेम्परेचर का इफेक्ट, तो आप देख ही सकते हो अगर रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स कांस्टेंट ले तो v जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अंडर रूट टी के। तो अगर हम रेशियो लेना चाहे तो v1 बाई वी टू का रेशियो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी वन बाई टी टू। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा
आपका स्पीड ऑफ साउंड भी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी की वजह से। हायर द टेम्परेचर ऑफ द गैस, आइडियल गैस, मोर विल बी द स्पीड ऑफ द साउंड। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये एक ट्रिक पॉइंट भी बन जाता है इसमें। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन करते टाइम ये लिखा था कि अकॉर्डिंग टू लैपलास करेक्शन, अकॉर्डिंग टू लैपलास करेक्शन, ये आता है आपके साउंड की स्पीड। और इसके साथ जब हमने इसको आइडियल गैस के लिए इलेबोरेट किया तो ये आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले में तो ऑब्वियसली कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, कि प्रेशर कहीं पे तो नहीं दिखेगा, यहाँ सिर्फ टेम्परेचर दिख रहा है। तो शायद दिमाग में तुम्हारा आ जाए ठीक है प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट अगर तुम ये वाला फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यार प्रेशर पे तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेशर वाला फैक्टर है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पी है। मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा स्पीड उतनी बढ़नी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली भी हमने ऑब्जर्व किया ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न है डेंसिटी, कि किसी भी गैसियस मीडियम में जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो कॉरस्पॉन्डिंगली डेंसिटी भी बढ़ती है। तो जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंगली डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और दोनों से इस तरीके से इंक्रीज करता है कि इन दोनों का रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो अगर प्रेशर डबल होता है तो डेंसिटी भी डबल हो जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑब्वियसली हम अज्यूमिंग कि टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रेशर वेरी कर रहे हैं। इसकी वजह से ये अगर डबल करते हो तो ये भी डबल हो जाता है और स्पीड चेंज नहीं होता। तो आपको ध्यान में रखना है, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर चेंज। अगर प्रेशर चेंज करते हो स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होता। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने पे होता है। तो अगर किसी सवाल में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही चेंज हो रहा है तो आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग आंसर दोगे कि स्पीड में कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर चेंज पे तो इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पे। ओके, तो ये हो गया टेम्परेचर और प्रेशर का फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है गैसियस मीडियम का, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, क्योंकि हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं तो हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट का। तो मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड उतना उस गैस में कम होगा, कंसिडरिंग की टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये हो गया गैसेस मीडियम का इफेक्ट। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी का इफेक्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमारे सिलेबस में ह्यूमिडिटी पे इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, इसलिए पॉइंट काइंड ऑफ याद ही रखना पड़ता है कि ह्यूमिडिटी का फर्क क्या पड़ता है। तो अगर हम कंपेयर करें डेंसिटी को तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। अब अगर हम एक ह्यूमिड एयर और एक ड्राई एयर को आपस में कंपेयर करें एट द सेम प्रेशर, तो प्रेशर सेम रखते हैं। ठीक है, तो प्रेशर सेम रखते हैं, प्रेशर सेम रख रहे हैं। अगर ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर को डिस्कस कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर और डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब जहां पर ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि आपके एयर मॉलिक्यूल या आप कह लो आपके इन्वायरमेंट में एयर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, ह्यूमिड इसी को बोलते हैं। और एयर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से आपके जो ह्यूमिड एयर की डेंसिटी जो होता है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके एयर मॉलिक्यूल की जगह वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं बहुत सारी जगह ह्यूमिड में। तो इसलिए ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है किससे, ह्यूमिड एयर से एट कांस्टेंट अगर हम बात करें। और अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें तो स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर अगर कंपेयर करें ह्यूमिड एयर से तो आप गेस कर सकते हो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये सेम रख रहा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर। ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब ये पॉइंट याद ही रखे तो ज़्यादा बेटर है, वरना बार बार सोचने में टाइम लग जाता है, ह्यूमिडिटी को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ह्यूमिडिटी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है।
लास्ट फैक्टर ये तो हो गया ह्यूमिडिटी का इफेक्ट। लास्ट फैक्टर विंड का इफेक्ट। तो विंड जो है वो बेसिकली साउंड के लिए एक मीडियम है। तो ये आप उसको समझ सकते हो सेम तरीके से। तो अगर आपने रिवर बोट प्रॉब्लम को डिस्कस किया है या पढ़ा है रिवर बोट प्रॉब्लम में, तो बोट जो है ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है, जो चीज ट्रैवल कर रही है वो बोट है, और जिस मीडियम के ऊपर ट्रैवल कर रहा है वो रिवर है। तो रिवर की जो स्पीड होती है वो बोट की स्पीड को अफेक्ट करती है, ग्राउंड फ्रेम से अगर ऑब्जर्व करें। तो उसी सेम तरीके से हमारा विंड का इफेक्ट होता है। तो रिवर की जगह विंड आ गया है और बोट की जगह साउंड आ गया। साउंड वो है जो ट्रैवल कर रहा है और उसके लिए जो मीडियम जिसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है वो विंड है। तो इसलिए विंड का जो इफेक्ट आता है वो सेम तरीके से आता है जैसे रिवर का इफेक्ट बोट पे आता है। तो हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं। जैसे देखो, तो इस केस में हमने विंड का स्पीड ले रखा है, ये हमारी विंड की स्पीड है, ठीक है, या विंड वेलोसिटी है, वीडब्ल्यू से। इसके दो कंपोनेंट लिए हैं, लेट्स से कि एंगल थीटा है, ठीक है? और हमने तीन डायरेक्शन लिए साउंड के। ओ वन डायरेक्शन, तो पहला डायरेक्शन इधर लिया है फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। चलो, अगर साउंड जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो साउंड के लिए हम अगर कलर यूज कर लेते हैं तो ये साउंड ट्रैवल कर रहा है, मान लेते हैं साउंड ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वी से ट्रैवल कर रहा है मान लो, तो हम ऐसे लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिमेंबर, इज इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम या विद रिस्पेक्ट टू विंड, जो भी मीडियम पे चल रहा है, विंड, प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड इटसेल्फ, द मीडियम। ठीक है, यहां से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट के लिए तो स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वी है, जो हम फॉर्मूला अभी लिख रहे हैं थे, गामा आर टी बाई एम, ये मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। तो गामा आर टी बाई एम नॉट वाला जो फॉर्मूला है, ये स्पीड ऑफ साउंड है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। तो ये तो वी हो गया। अब लिखेंगे प्लस, अब साउंड का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, तो विंड, सॉरी साउंड कह रहा हूँ, विंड, विंड तो ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका एक कंपोनेंट है कितना, वी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा वी एम या वी डब्ल्यू कॉस थीटा, एंड दिस इज द टोटल स्पीड ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर विंड ऐसे ट्रैवल कर रहा है, साउंड ऐसे जा रहा है, तो इसमें विंड की स्पीड ऐड हो जाएगी कॉस थीटा वाली। उसी सेम तरीके से अगर आपका वेव जो है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, साउंड वेव, बट विंड इधर ही है, विंड इधर ही है, तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा, फर्स्ट केस में तो ये हो गया। सेकेंड केस में तो स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, वी इधर ट्रैवल कर रहा है, तो विंड की जो वेलोसिटी है तो वी कॉस थीटा है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वी डब्ल्यू कॉस थीटा, दैट विल बी द स्पीड इन सेकेंड केस। और थर्ड केस, अगर मान लो आपका साउंड ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है ऐसे, तो इस केस में साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, सिंपल है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। इस केस में आप साइन थीटा वाला कंपोनेंट वी प्लस, और इस डायरेक्शन में जो विंड की स्पीड है वो साइन थीटा, दोनों का सेम डायरेक्शन निकला है। ठीक है, इस तरह से आप विंड के इफेक्ट को सॉल्व कर सकते हो साउंड के ऊपर। चलो, कैरेक्टरिस्टिक साउंड देख लेते हैं। साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो साउंड से रिलेटेड तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक होता है लाउडनेस, फिर होता है पिच, और नेक्स्ट होता है क्वालिटी। तो लाउडनेस जो होता है वो साउंड की इंटेंसिटी के ऊपर होता है, तो हमें थोड़ा बहुत इंटेंसिटी का डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो आते हैं, रुको, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी क्या होती है, फिर उससे आपको लाउडनेस समझ में आ जाएगा कि लाउडनेस कैसे रिलेट करे। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वेव जो होता है बस वो एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, ठीक है। तो ए से बी अगर वेव प्रोपगेट कर रही है तो इसका मतलब ए से बी एनर्जी प्रोपगेट कर रहा है और बी तक पहुंच रहा है। मैं अगर ये जानना चाहता हूँ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोपगेट कर रहा है, तो अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि अगर मैं एक यहाँ पे छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ इसी मीडियम में, जहां से सारी एनर्जी ए से बी की तरफ जा रही है, अगर मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से कुछ ना कुछ एनर्जी पास हो रही है, उसी एनर्जी को हम इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पास हो रहा है पर यूनिट एरिया, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया है ना, यूनिट एरिया इसलिए क्योंकि पर यूनिट एरिया तो एरिया से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जितना एनर्जी पास हो रहा है उसका यूनिट एरिया का अमाउंट, कि एक यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी पास हो रही होगी, एंड ऑल्सो पर यूनिट सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर। तो हमने जब एक सेकेंड के अंदर देखा, यहाँ पर एक सेकेंड के अंदर देखा इस यूनिट एरिया में, मान लो यहाँ से 10 जूल पास हुई, एक सेकेंड के अंदर 10 जूल पास हुई, तो इस अमाउंट को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोपगेटिंग थ्रू अ मीडियम पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। इसलिए इसकी यूनिट जो आ जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और हमें पता है कि जूल पर सेकेंड को हम क्या बुला सकते हैं, वैट। तो ये बन जाएगा वैट पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द इंटेंसिटी एक्सप्रेशन और यूनिट। इंटेंसिटी आपको बेसिकली एनर्जी का बताता है, कैलकुलेशन की कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी मीडियम से प्रोपगेट हो रहा है पर सेकेंड एंड पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें निकालना हो तो मान लो ये आपका एरिया हमने सेलेक्ट किया है, और इस तरह से इस जो लाइट है या सॉरी जो वेव है वो कुछ ई अमाउंट ऑफ एनर्जी या समझ लो पी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी कर रहा है पर सेकेंड, पी जूल पर सेकेंड। इसको हम पावर बोलते हैं, एनर्जी पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो मान लेते हैं कि जो यहाँ से वेव प्रोपगेट कर रहा है इस एरिया के थ्रू राइट नाउ, वो पी पावर का प्रोपगेट कर रहा है, मतलब पी जूल पर सेकेंड इस एरिया से। तो इंटेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे इस एरिया के लिए, तो पी डिवाइडेड बाय ए, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। आपको बताएगा कि एक सेकेंड के अंदर इन वन यूनिट एरिया से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। जब यही चीज हम मैकेनिकल वेव के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है हाफ, है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू बी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव जो प्रोपगेट करते हैं। अब इंटेंसिटी कितने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है देखो। तो पहला फैक्टर है रो विच इज द मीडियम डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा अभी बोल डिस्कस करते हैं। तीसरा देखो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और ये स्पीड पे, स्पीड ऑफ वेव। बट रिमेंबर स्पीड और जो डेंसिटी है दोनों सेम ही फैक्टर है, क्योंकि दोनों ही मीडियम पे डिपेंड करते हैं। तो डेंसिटी भी मीडियम पे डिपेंड करता है, स्पीड भी मीडियम पे डिपेंड करता है, तो हम ओवरऑल दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव मीडियम पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर पे डिपेंड करता है बट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो अगर हम मीडियम फिक्स कर देते हैं तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। तो मीडियम फिक्स करने पे ये और ये सेम हो जाएगा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दें तो हमारे पास सिर्फ बचेगा एम्पलीट्यूड, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है जहां पर इंटेंसिटी जो होती है दो वेव को आपस में कंपेयर करते हैं और हम कहते हैं कि दोनों की जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो उनके एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। बिकॉज जब दोनों वेव सेम मीडियम में जा रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। तो ये फॉर्मूला याद रखो इंटेंसिटी का, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोपगेटिंग थ्रू अ वेव
पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब इसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे लाउडनेस क्या होती है। तो लाउडनेस जो है ये बेसिकली एक ऐसा क्वांटिटी है साउंड से रिलेटेड। लाउडनेस जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पर, तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ज़्यादा होता है उतना उसको हम मोर लाउड साउंड बोलते हैं। तो जब आप किसी स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाते हो या किसी फ़ोन में अपना वॉल्यूम बढ़ाते हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप क्या चेंज कर रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। और इंटेंसिटी बढ़ाने का जो तरीका है, तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते, आप वॉल्यूम बढ़ा के फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते, आप मीडियम ऑब्वियसली चेंज नहीं करते, आप क्या चेंज करते थे, एम्पलीट्यूड बढ़ा देते। जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ता है और आपका साउंड मोर लाउड हो जाते हैं। तो लाउडनेस इज काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मोर लाउड मतलब मोर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे किया जाता है। अब लाउडनेस को हम मेजर करने के लिए हमने एक स्केल बना रखा है जिसको हम बोलते हैं डेसिबल स्केल या शॉर्ट में डीवी स्केल। ठीक है, डेसिबल स्केल पूरा नाम डेसिबल स्केल। ठीक है, ये डेसिबल स्केल के हम कैसे करते हैं, तो लाउडनेस हम बीटा से मेजर करते हैं। तो बीटा इक्वल टू होता है 10 लॉग आई बाय आई नॉट। इस तरह से ये हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं डेसिबल स्केल से। अब बीटा की वैल्यू जितना ज्यादा होता है हम बोलते हैं वो साउंड उतनी ही लाउड है। और देखो इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा लाउडनेस ऑन डेसिबल स्केल। आई नॉट क्या है इफ यू आस्क, तो आई नॉट जो है एक रेफरेंस इंटेंसिटी है जो जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड हियरिंग। मतलब अगर कोई साउंड इससे कम इंटेंसिटी का है तो आप सुन ही नहीं सकते, इसीलिए इसको थ्रेशोल्ड हियरिंग बोलते हैं ह्यूमंस के लिए। ये आपका रेफरेंस साउंड कह लो, ठीक है, जो कि फिक्स वैल्यू। बाकी जितनी साउंड की इंटेंसिटी यहाँ पे आती है उससे सॉल्व कर सकते हो कि कितना लाउड आपका नॉइस है। अगर कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग, तो ब्रीथिंग 10 डेसिबल्स आता है, विस्पर 20 से 30 डेसिबल तक, लाइब्रेरी में 30 टू 40 डेसिबल। जस्ट जबकि आप इमेजिन करो कि लाइब्रेरी काफी शांत होता है, काम होता है, क्वाइट होता है, फिर भी उसमें एटलीस्ट 30 टू 40 डेसिबल का इंटेंसिटी रहता है छोटी मोटी साउंड की वजह से। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हम 60 डेसिबल तक करते हैं। तो राइट नाउ जो हमारा जो डेसिबल, जिस डेसिबल पे मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, 60 टू 70 डेसिबल की रेंज में आप मान सकते हो ना। ट्रैफिक लाइट थोड़ा सा ज़्यादा लाउड होते हैं ऑब्वियसली। ट्रैफिक लाइट कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रैफिक नॉइज जो होता है वो 70 टू 80 डेसिबल। वैक्यूम क्लीनर 80 डेसिबल। अब बात करते हैं हैवी ट्रक्स 90 टू 100 डेसिबल। रॉक कॉन्सर्ट जो आप कॉन्सर्ट अटेंड करते हो वो 110 टू 20 डेसिबल। जेट इंजन, आप अगर कभी मौका मिला हो, आपको सुना हो, आपको पता है कितना लाउड नॉइस होता है, तो वो 140 डेसिबल। और ऐसे ही गन शॉट और फायर क्रैकर्स के लिए इतना। अब इनमें से जो 90 वाली रेंज है ये सेफ मानी जाती है हियरिंग के लिए। ठीक है, या 90 से कम मान लो, लाइक 80 के रेंज में, 80 से कम डेसिबल का है तो उसको सेफ माना जाता है लॉन्ग एक्सपोजर के लिए। बट अगर आपकी लाउडनेस कंटिन्यूसली 90 डेसिबल से ज़्यादा है तो इट कैन डैमेज या कॉज हियरिंग हियरिंग लॉस। जैसे 120 डेसिबल पे तो क्या होता है, थ्रेशोल्ड पेन होने लग जाता है आपकी जो ईयर है, और डैमेज भी हो सकता है अगर उससे ज़्यादा देर तक सुना जाए तो। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड से रिलेटेड, इट्स कॉल्ड पिच। तो पिच इज समथिंग जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का काइंड ऑफ ये एक टाइप के मेजरमेंट है, तो ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड हायर पिच साउंड। ठीक है, तो पिच ज्यादा होने का मतलब कि साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है।
और ज़्यादा पिच होने से क्या होता है, वो जो साउंड है वो हमारे लिए उतना अनप्लेजेंट होता जाता है। उसको सुनने से मतलब आपको थोड़ा-सा कानों में पेन फ़ील हो सकता है हायर पिच साउंड। कुछ एग्ज़ाम्पल हायर पिच के वो है मॉस्किटो का जो हमिंग होता है। तो आपको पता है कि मॉस्किटो का जो हमिंग साउंड की लाउडनेस होती है वो बहुत कम होती है। फिर भी वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। वो इसलिए इरिटेटिंग नहीं लगता है क्योंकि वो लाउड है। नहीं, नहीं, वो बहुत ही कम है, उसका साउंड तब तक सुनाई नहीं देता जब तक वो मच्छर तुम्हारे कानों के पास ना आ जाए। बट वो इसलिए इरिटेटिंग होता है बिकॉज़ वो हाई पिच साउंड होता है। तो जो बज़िंग ऑफ बी होता है या हमिंग ऑफ मॉस्किटो होता है, ये हाई पिच साउंड होता है, इसलिए वो इतना इरिटेटिंग लगते हैं। बट इसकी लाउडनेस लो होती है, ठीक है? उसकी लाउडनेस लो होती है। तो मतलब हमिंग ऑफ मॉस्किटो जो है उसका इंटेंसिटी कम होता है बट पिच या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है? और इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट में लिखा हुआ है। जैसे व्हिसल जो होता है वो लाउड नहीं होता है बट हाई पिच का होता है। मॉस्किटो बजिंग है, बर्ड चर्पिंग है, ठीक है? ये सब एग्जाम्पल है जिसमें हाई पिच साउंड होता है बट लाउडनेस उतनी नहीं रहती। एंड वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है जिसमें लाउडनेस ज्यादा हो बट पिच हाई नहीं होता। जैसे कि थंडर हो गया, जो बिजली कड़कना होता है। बिजली कड़कने की जो पिच होती है वो बहुत कम होती है, वो इरिटेटिंग नहीं लगती। आपने सुना भी होगा, डर लगा होगा, लेकिन उस अनप्लेजेंट साउंड नहीं होता क्योंकि वो लो पिच का होता है बट लाउड बहुत ज्यादा होता है। लाउड इतना होता है कि मीलों तक उसको लाइक किलोमीटर दूर तक उसको सुना जा सकता है। वैसे ही अर्थक्वेक का रैम्बल हो गया, हैवी मशीनरी हो गया, डीजल इंजन्स हो गए, ये सब लो पिच साउंड क्रिएट करते हैं बट हाई नॉइस होता है इसका। या आप कह लो बूफर जो होता है, सब बूफर जो होता है वो सब। अब आप कहते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी बेसिकली एक हियरिंग परसेप्शन के ऊपर है। जब हम कभी भी दो साउंड सुनते हैं सेम गाने के, तो समझो कि हम दो गाने सुन रहे हैं, एक पियानो पे सुन रहे हैं, कीबोर्ड पे सुन रहे हैं, ऐसा समझ लो, और दूसरा गिटार पर। दोनों गाने सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है, बट दोनों की डिफरेंस हम क्लियरली बता सकते हैं कि एक जो साउंड है वो पियानो से आ रही है और एक जो साउंड है वो गिटार से आ रही है। तो ऐसे में दोनों की पिच सेम है, दोनों का लाउडनेस सेम है, फिर भी हम बता सकते हैं कि दो अलग अलग साउंड है। तो उस चीज को हम क्वालिटी बोलते हैं। तो क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है जो सेम पिच और सेम लाउडनेस वाले साउंड को डिफरेंशिएट कराता है। और ये चीज डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे कि आपका वेव फॉर्म कैसा है। जो साउंड वेव है वो साइनोसोडियल है, ट्रायंगुलर है या मिक्स है, तो ये डिपेंड करता है। और ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि कितने ओवरटोन एग्जिस्ट करते हैं आपके साउंड के अंदर जो आप सुन रहे हो, उसके ऊपर है। तो क्वालिटी जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है एक दो साउंड के बीच में जिनकी सेम इंटेंसिटी है और सेम पिच है, ठीक है? तो उसके ऊपर हम क्वालिटी बोलते हैं। डिपेंड करता है वेव फॉर्म पर, वेव फॉर्म पर, और आप बोल सकते हो या तो ओवरटोन्स पे, कितने ओवरटोन्स प्रेजेंट है आपके साउंड के अंदर। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे कई सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू कमेंट on this video. I will discuss it in the next video then. Okay. Have a good day, everyone.